और प्रिसाइज हो जाए। मैं तो लिख दिया हूं लगभग सामने, उसको आप रिलेट कर सकें। है हाँ, नहीं भ्रमवश तो है ही है, लेकिन नहीं, अभी तो अपन इंद्रियों की बात कर रहे हैं। हाँ, बार बार मिले तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर और उसकी वैरायटी को बढ़ाकर हमको लगता है कि इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, इसकी निरंतरता को पाया जा सकता है ना। कितने तरीके की साड़ियां, कितने तरीके की गाड़ियां, इसमें क्या इसमें क्या दोनों बैलेंस हो जाता है। नहीं तो साड़ी की बात करूंगा तो पुरुष पकड़ लेते हैं, हमारी बात क्यों, इनकी बात क्यों हो रही है, तो इकट्ठा बोलने से दोनों कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पनडुब्बी में शादी करेंगे, कुछ भी करो होना उतना ही है है ना। पनडुब्बी में करोगे, हेलीकॉप्टर में करो। अब हमारी कल्पनाशीलता किधर भी, अभी क्या हो गया, कल्पनाशीलता का दुरुपयोग, कल्पनाशीलता का दुरुपयोग। तो फिजिकल चीजों में क्वांटिटी और वैरायटी को अनंत फैलाया जा सकता है, वो अंतहीन हो सकता है। अब मैं मंगल ग्रह पे जाके शादी करूंगा, ऐसा भी मन में आ सकता है। अब इसके लिए बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, है ना। और एक शादी कर लेगा तो अब वो उसका मीडिया में न्यूज बनना है, इंटरनेशनल न्यूज, और फिर बहुत लोग शादी करने हम वहां जाएंगे मंगल, तो ये भी एक स्वरोजगार योजना शुरू हो जाएगी, बिजनेस। जब चांद की प्लॉटिंग करके वहां प्लॉट बेचे जा सकते हैं, है ना, तो ये तो बहुत रियलिस्टिक प्रयोग होगा। तो इस तरह की सारी चीजें। अब अनलिमिटेड कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता में वैरायटी और क्वांटिटी को फैलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? अनलिमिटेड। तो इसके लिए हमको चाहिए असीम धन। और धरती पे सारा धन लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, क्योंकि धरती का डाया ही निश्चित है ना, 12,800 किलोमीटर। जो भी कुछ है इसी के ऊपर है, ये काफी सीमित सा है ना। दूसरे ग्रह भी सीमित से ही है। एक कंक्लूजन, इसलिए लिखा कि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, वो यहां से निकल के आता है। गुड, है ना। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, वो यहां से निकल के आता है। एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर, भ्रमवश जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो सामान बराबर सम्मान, ये होना ही है, क्योंकि सम्मान तो चाहिए। शरीर मानता हूं तो शरीर और भौतिक संसार ही सारी दुनिया है ना। सम्मान निरंतर चाहिए, इसलिए सामान निरंतर चाहिए, इसलिए निरंतर सम्मान कितना, कैसे आएगा? असीम धन। तो एक आदमी को स्वयं को शरीर मान के कितना धन चाहिए? असीम धन स्क्वायर, ठीक। ये असीम धन उत्पादन से आएगा, स्क्वायर। है इस असीम धन के लिए शोषण करना मेरी मजबूरी है। माने यहां से वो आ गया, असीम धन की आवश्यकता होते ही स्वयं में असुरक्षा महसूस होना, असुरक्षा से भय, भय से संग्रह, संग्रह के लिए शोषण, शोषण के लिए शोषण का विरोध, और विरोध से युद्ध, और युद्ध से असुरक्षा।
नरसिम्हा जी। इसी का कारण आतंकवाद इसलिए बढ़ रहा है। इसी विरोध का परिणाम आतंकवाद, नक्सलवाद घर घर में है ना, बॉर्डर्स पे ही नहीं है, आदमी के भीतर है। तो लादेन बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर है। और ये सारा मामला अव्यवस्था, इस कदर अव्यवस्था कि मानव में असुरक्षा, संबंधों को लेके और भविष्य को लेके, और धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग या जो भी हम कहें, धरती का बीमार होना, मानव इस धरती पे रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, ये झंझट खड़ा है। मतलब इसका ये निकला कि आतंकवाद की जो मुख्य जड़ है वो ये सोच है। यहीं से यदि शोषण करना मेरी जरूरत है तो भ्रष्टाचार मेरी आवश्यकता है, मिलावट मेरी आवश्यकता है ना, पॉल्यूशन करके ज्यादा पैसा बचा पाना मेरी आवश्यकता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक शुमाकर की एक बड़ी बढ़िया बुक है ना, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा कि पेट्रोलियम इकोनॉमी प्रॉफिट नहीं है, हम मूल पूंजी को बेच के खा रहे हैं, है ना। जैसे ये संस्थान जो है 17 एकड़ का है, जब हमने जमीन खरीदी तब 70,000 रुपए एकड़ थी, अभी 5-7 लाख रुपए एकड़ है। तो हम खुश हो जाएं कि काफी प्रॉफिट हो गया है अब हमारा, और हम हर साल 1 एकड़ जमीन बेच के अपना खर्चा चलाएं। ये प्रॉफिट होगा कि अपना मूलधन बेच के खा रहे हैं। तो दिल्ली में अधिकांश इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट था वो बिजली की चोरी थी। बिजली की चोरी हमारा प्रॉफिट है ना। इस तरह से बहुत सारा मामला, हम ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जितनी बात कर रहे हैं वो इसलिए वायबल नहीं है कि हम प्रकृति में कुछ चीजों को फ्री में पा रहे हैं। कोयले को हम फ्री में पाए, अब उसकी कीमत क्या रख दिए, जो हमने रखना था रख दिए। जब फ्री में कोई चीज को पा रहे हैं तो उसकी कीमत इतनी कम रखी हुई है कि जो यदि हम सोलर से चलना चाहते हैं या हम बायोडीजल से चलना चाहते हैं या कोई और चीज से चलना चाहते हैं, हमको लगता है कि वायबल नहीं है। धरती पे आदमी को रहना है कि नहीं रहना है? यदि धरती पे आदमी को रहना है तो रहने के ढंग से वायबिलिटी अलग ढंग से निकलेगी। धरती को नुकसान पहुंचा के फिर हम चीजों को वायबल कह रहे हैं, इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा सोचते हैं। तो अब क्या लगता है, भ्रष्टाचार मिलावट के विरोध में आंदोलन करने से ठीक होगा? अभी एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, युवाओं ने काफी पसंद की। क्या ये सॉल्यूशंस काम करेंगे? वो तो एक को मारोगे 1000 रोज पैदा हो ही रहा है, और हम सब मिलके पैदा कर रहे हैं, है ना। IIM अहमदाबाद की एक टीचर सिद्ध के एक शिविर में आई थी और उन्होंने ये बात किया कि वहां पे कुछ इस तरह के प्रयास शुरू किए गए। तो जो कंपनीज IIM के से लोगों को लेती हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि यहाँ माहौल को इतना कट थ्रोट बना के रखा जाए, इतना कॉम्पिटिटिव बना के रखा जाए ताकि ये हमारे लिए सुटेबल हो सके, ये इस तरह के कार्यक्रम यहाँ ना चलाए जाए। क्योंकि यदि आप आदमी को आदमी के साथ जीने का तरीका सिखा दोगे तो वो कट थ्रोट कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारी मानसिकता है, इसके आधार पर व्यवस्था होगी या अव्यवस्था होगी? दिनों दिन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ते हुए दिख ही रही है ना, हमारे सारे सोचने और प्रयासों के बावजूद। तो अब ये समझ में आता है कि रूट्स कहां पे हैं। तो धरती की एक व्यक्ति से लेके धरती के सारे परिवार, समाज, विश्व, राष्ट्र, तमाम समस्याओं का रूट कॉज कहां पे है? अपनी पहचान को नहीं पा रहे,
सम्मान जुटाने में समान से माइक भी आप लोग के सामने रखे हैं। मैं शरीर हूँ ये मानने में मानव की सभी समस्या है। ये सारी समस्या है। मैं शरीर हूं ये मानने के बाद सिवाय समस्याओं के आदमी के पास कुछ नहीं। ये बात हमको समझ में आता है ना। इस तरह से जैसे जैसे हम चीजों को देखेंगे, है ना, तो ये एक मैंने इस बात को लेकर चर्चा को रखा कि यदि, और ऐसा हम जी ही रहे हैं ना, अब हम उन चीजों को देखते हैं जिन पे हमको कुछ काम शुरू में हमने शुरू किया था। अब वापस आते हैं। अर्थशास्त्र क्या था? आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। अब एक सही अर्थशास्त्र होगा तो कैसा होगा? अर्थशास्त्र यदि बात करेगा तो भौतिक आवश्यकताओं के बारे ही बात करेगा। ये तो क्लियर है। हम ये कह सकते हैं मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित है, साधन पर्याप्त है। या अर्थशास्त्र का जिसने भी लिखा उसने स्वयं को शरीर मान के ही लिखा, मानव को शरीर मान के ही लिखा। आधुनिक संदर्भ में अर्थशास्त्र को परिभाषित। हाँ, ये जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है आवश्यकता असीम और साधन सीमित, उसमें और एक डायमेंशन है कि अल्टरनेट यूसेजेस ऑफ द रिसोर्सेस, उसके लिए ये नए अर्थशास्त्र में कुछ विचार है या नहीं? चलिए, मैं तो बहुत अभी अपन बहुत एक हम देखिए, हम ज्यादा शिक्षा की बात लोकमानस में जो मान्यताएं प्रिवेल करती हैं उस संदर्भ में कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में लोगों ने और बहुत रिसर्च किया होगा और बहुत सारी बातें कही होंगी, लेकिन जनमानस में जो चीजें बहुत गहरी मान्यताओं के रूप में रखी हैं और उसको शिक्षा में बहुत संदर्भ के ढंग से 7th 8th 9th में हम पढ़ा रहे हैं, वो रेफरेंसेस को कुछ लिया गया है ताकि एक हमारा ध्यान चला जाए कि शिक्षा की तरफ देखने की हमको जरूरत है ना। बहुत लोगों ने कुछ और काम भी किया होगा, है ना। तो अभी ये साधन पर्याप्त है, इसको कैसे कहें? साधन पर्याप्त है, इसको कैसे कहें? पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए जितना पदार्थ अवस्था चाहिए, ये इसकी तुलना में कितना अधिक है? बहुत ज्यादा। पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए जितना वेजिटेशन चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए और जितना पदार्थ चाहिए, बहुत ज्यादा। और मानव को जिंदा रहने के लिए जितना कुछ चाहिए उसकी तुलना में तीनों अवस्थाएं कितनी ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा। और उसके बाद ये आवर्तनशील भी है ना। उसके बाद ये आवर्तन माने साइक्लिक है। एक बात। अब दूसरी बात देखते हैं। और मानव सृजन भी कर सकता है, उसकी एक विशेषता है। हाँ, अब मानव में उत्पादन करने की क्षमता को देखें। अभी भी भारत में कम से कम एक आदमी कमाने वाले और खाने वालों के बीच में 1:5 का रेशो है, जबकि कौन लोग उत्पादन में लगे हैं? सबसे अधिक क्षमता वाले, सबसे कम क्षमता वाले। यदि भोजन वाले पक्ष को देखें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को देखें, तो सबसे कम क्षमता वाला लोग आदमी बिना किसी बहुत टेक्निकल इनपुट के उत्पादन में लगा है। उसके बावजूद वो खाने के लिए पर्याप्त दे पा रहा है ना। तो यदि सही मायने में हमको समझ में आ गया, जो मैंने कल बात कही थी कि यदि मुझको ये समझ में आता है कि चीजें पैसे से नहीं मिलती हैं, सब चीज फ्री में मिल रहा है हमको। प्राकृतिक संसाधन अपने आप में अमूल्य है।
हम केवल मानव श्रम के लिए कुछ देते हैं, है ना। ये समझ में आता है, साधन का सदुपयोग सुनिश्चित होता है, उत्पादन के लिए सम्मान सुनिश्चित होता है, श्रम के लिए सम्मान सुनिश्चित होता है ना। अभी पढ़े लिखे वर्ग में श्रम के लिए कोई सम्मान नहीं है, श्रम करने वाला आदमी सबसे बेकार है या नीचे स्तर का है, इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं। कुछ कहना चाह रहे? हाँ, क्या आपने कहा कि सबसे कम शब्द भूल गया मैं, क्षमता वाला आदमी ज्यादा मेहनत करता है अभी फिलहाल ऐसा है ना, लेकिन उसको मदद करने के लिए तो अधिक क्षमता वाला साइंटिस्ट जिसने हाइब्रिड वैरायटी बना के दी, तब प्रोडक्शन बढ़ा है। अभी आपके रेफरेंस नहीं है उस तरह से, आपने उस तरह से, आपका अध्ययन उस तरह से नहीं है। किसान के पास जाओ और पूछो साइंटिस्ट के बारे में क्या सोचना है। बट मार्केट में सीड अवेलेबल है, वो तो हाइब्रिड वैरायटी। ये सारा हाइब्रिड सीड खा के, ये सब कुछ खा पी के हम आज कहाँ पहुंचे हैं। हाइब्रिड सीड के कारण जितनी बीमारियां बढ़ी हैं, जितना प्रोडक्शन बढ़ा है, उस सब की तुलना में अब दोबारा मूवमेंट चल रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक किया जाए, वगैरह वगैरह किया जाए। हो सकता है उस समय में उसकी कुछ उपयोगिता रही होगी। ऑर्गेनिक किया जाए, उसमें से ऊर्जा मिलती है, इसीलिए किया जाए। मान लिया, मैं उस सब डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्पादन आदमी के स्वस्थ रहने के लिए हो कि प्रॉफिट्स के लिए हो, ऐसा है नहीं। पर सारा उत्पादन केवल प्रॉफिट्स के लिए होता है ना। जो जागरूक, हाँ, USSR and other social economies would not have spoiled or failed. नहीं, अपन क्या करें अब कि प्रॉफिट भी हो और आदमी के स्वस्थ रहने के लिए भी हो, दोनों चाहिए। ये तो नेचुरली सस्टेन नहीं करेगा, है ना। तो आदमी के स्वास्थ्य रहने की कीमत पे प्रॉफिट तो नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए जो जागरूक किसान है वो अपने लिए अलग उगाता है और बेचने के लिए रासायनिक खाद वाला मामला अलग रखता है। और अभी के जितने सारे, अभी हमारे एक यहाँ पे डॉक्टर हैं, माने वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक अजीब सी बात बताई कि ये जो दूध निकालने के लिए जो ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध में जाता है और बोलते हैं कि वो जो बच्चों का जो स्पेशली गर्ल्स में जो ग्रोथ है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ बच्चियों में मिलता है। छोटे बच्चियों में जो 6 साल की बच्ची जो है 16 साल की दिख रही है। माने क्या खतरनाक। यदि उनका 1 घंटा आप लेक्चर सुन लोगे ना, सब्जी खाना बंद कर दोगे, ये स्थिति है। तो क्या किया है हमने प्रॉफिट्स के नाम पे। तो अब हमको ये भी समझ में आता है, अब छोटा सा हम लोग युवाओं के शिविर करते हैं, थोड़ा सा और चीजें जमीन पे दिखाई दें। हाँ जी, प्लीज थोड़ा सा आदमी की आवश्यकताओं को संजय जी और देख लेते हैं। तो हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कभी कभी करते हैं युवाओं के शिविर में। एक आदमी रोज 1 केजी अनाज खाता है, 365 दिन, 80 डेज, 80 ईयर्स, तो लगभग 320 क्विंटल। 1 केजी में मेहमान शामिल है ना, क्योंकि 1 केजी हम लोग खा नहीं पाते हैं। और पहले चला गया तो काफी बचेगा, है? जोड़ लो, कुछ कम ज्यादा होगा, ठीक कर लेंगे। 1 एकड़ जमीन में 4 महीने में 20 क्विंटल धान पैदा होता है, और 1 साल में 2 फसल तो आराम से लेते ही हैं, 40 क्विंटल पैदा होता है। यदि 80 साल में इसको डिवाइड करें तो कितनी जमीन चाहिए 80 क्विंटल पैदा करने के लिए, 320 क्विंटल पैदा करने के लिए? एक साल में 40 क्विंटल, है ना। 80 साल में 320 क्विंटल चाहिए, है? हाँ महाराज, है? 1 एकड़ से भी बहुत कम में जाएगा, है ना। एक एकड़ में 40 इंटू 80 ईयर्स, सो 1/10 ऑफ एकड़ से भी कुछ आसपास कहीं जाएगा, है ना। चलिए, एक मोटी बात की है। उसके बाद हम देखें, हम लोग नॉर्मली चर्चा करते हैं कि हमारे घर का रूफ एरिया डिवाइड बाय पीपल कितना निकल के आ रहा है।
अपने अपने घरों का रूफ एरिया देखिए, पर हेड से डिवाइड करिए। 40 स्क्वायर फीट तो अच्छा है। हाँ जी, इंडिविजुअली बोल दीजिए अपना अपना, क्या दिक्कत है। 40 70 80 100 है ना। हम छत्तीसगढ़ में जब कॉलेज के शिविर आते हैं उनसे चर्चा करते हैं तो 300-400 स्क्वायर फीट से कम नहीं आता है। हाँ जी प्लीज, है ना। जब हम कॉलेज के शिविरों में चर्चा करते हैं तो ये जो एवरेज 300-400 स्क्वायर फीट से कम नहीं आता है कभी भी। मैं हर शिविर में इंडिविजुअली करवा के देखता हूँ, है ना। तो बॉम्बे काफी गरीब है जगह के मामले में। एक बात। दूसरी बात, फिर हम कहते हैं भी चलो साल भर में कितना ड्रेस हम नया खरीदते हैं, 5-6 है ना। तो यहाँ लगभग बॉयज बोलते हैं 2 से 4 और गर्ल्स जो है 3 से 6। बॉयज और गर्ल्स में थोड़ा सा 1-2 का डिफरेंस रहता है ना। ऐसा एक सामान्य कैलकुलेशन। आपकी भाषा में साड़ियाँ तो 20-25 होनी चाहिए। बढ़िया हो गया। कोई वाहन चाहिए, कुछ और चाहिए, उनकी भाषा में कहा, आपकी भाषा में 10 कर लो 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आदमी का जिंदगी भर की यदि वाकई में भौतिक आवश्यकताओं को देखें और आदमी के उत्पादन करने की क्षमता को देखें तो क्या लगता है। प्रकृति में उपलब्ध साधन को देखें, भौतिक आवश्यकता को देखें, आदमी के उत्पादन करने की क्षमता को देखें तो क्या लगता है। तो स्पष्ट लगता है साधन पर्याप्त है, मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है, इसलिए हर मानव समृद्धि पूर्वक जी सकता है। हर मानव, हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। ये इकोनॉमी कैसी रहेगी, इसको पढ़ने से क्या फीलिंग आता है और पहले वाली इकोनॉमी को पढ़ने से क्या फीलिंग आ रही थी। देखिए, वो जो लड़की हिना थी वो कॉमर्स पढ़ाती थी और वो यही पढ़ाती थी। जब पहली बार शिविर में आई तो उसने कहा कि मेरे को पढ़ाते समय भी लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, स्वीकार तो नहीं होता था, पर लगता जब किताब में लिखा तो ठीक ही होगा। किताब के प्रति, अखबार के प्रति, रिटन डॉक्यूमेंट के प्रति हम सोचते हैं कि हमारे बचपन में तो हमारी इतनी आस्था थी कि बुक में लिखा है इसका मतलब ठीक ही होता है, अखबार में आया है इसका मतलब ठीक ही होता है। अब पता चला कि 75% अखबार झूठ होता है ना। तो अब किताब को भी फिर से जांचना होगा, अपने भीतर जो हमने लिख लिया है उसको फिर से जांचना होगा, है ना। एक बार जांच का कार्यक्रम चलने की जरूरत है। हाँ, कुछ उन्होंने इसके आसपास कहने की कोशिश की। हाँ जी। Some of the so-called socialist economies or even the Israeli economy, which is based on a system of kibbutz, that is sah-astit or cooperative living, still why did this particular system not succeed even in the so-called controlled economies or socialist economies? जी कहूं, देखिए अब ये समझ में आ रहा है कि कंट्रोल्ड मामला, सेंट्रली कंट्रोल्ड मामला कुछ चलता नहीं है आदमी के साथ। पूरी प्रकृति को देखें तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। कोई दूसरा बैठ के परमाणु को कंट्रोल नहीं किए बैठा है कि तुम्हारा आचरण ऐसा रहना चाहिए, है ना। पूरी प्रकृति का डिजाइन है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है ना। बच्चों को देखिए, 1 से 5 साल तक का बच्चा जैसा घर में आचरण होता है वैसा ही एज इट इज फॉलो करता है। गाली देते हैं, उसको नहीं पता गाली क्या होता है, सही क्या होता है, वो तो सबको सही मानता है।
5 से 10-12 साल तक का बच्चा अब अपना सोचना शुरू कर देता है और बड़ों के अनुशासन को फॉलो करना की स्थिति में होता है। जो उसको बोला जाए उसको मानने की मानसिकता में रहता है। 13-14 साल के बाद अब वो अपने डिसीजन लेना चाहता है। अब वो किसी के निर्णय को अपने ऊपर स्वीकार करना नहीं चाहता है ना। तो अब यदि हम इन तीनों स्थितियों को, अब मानव के रूप में हम यदि स्थिति को देखें तो मानव स्वनियंत्रित होकर जीना चाहता है या किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित किया जाए ऐसा चाहता है? स्वनियंत्रित होकर जीना चाहता है। स्वनियंत्रित होकर कब जी पाएगा? जब समझ उपलब्ध होगा, है ना। तो इसलिए समझ का जो सही एज पीरियड है वो क्या हुआ? 12 साल के पहले। 12 साल के पहले हर बच्चे को सही समझ उपलब्ध हो जाए तो जब तक वो अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने की जगह में आता है कि मेरे को क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस दिशा में जाना है ना, तो वो अपने निर्णय ले सके। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये जो 12 साल के पहले हम समझ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये वो सारे कारण हैं जो साम्यवाद फेल हुआ, है ना। हमने किसी ने कल्पना की और कल्पना को उतारने की कोशिश की। अच्छी कल्पनाएं साकार नहीं होती हैं, अच्छे विचार जीने के काम में नहीं आते हैं। दृष्टिकोणों से जीना नहीं बनता है, समग्र दृष्टि से ही जीना बनता है ना। तो समझ होने से ही, है ना, समझ का मतलब है अस्तित्व में व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। उससे कम में वो कंट्रोल होता नहीं। तो आशय हमारा ठीक है, लेकिन उसको मेटरलाइज करने के लिए जो कॉम्पिटेंस आदमी में चाहिए वो हम स्थापित नहीं कर पाए। It did not work like a true cooperative. क्योंकि आदमी के भीतर कोऑपरेशन ट्रू होगा तब कोऑपरेटिव वर्क करता है। तो अभी के हमारे कोऑपरेटिव किसी लालच के कारण वर्क, इंसेंटिव्स के कारण वर्क किए, या कोई उसके बीच में कोई ऐसा आदमी बैठ जाता है जिसके व्यक्तित्व के कारण वो नियंत्रित रह जाता है ना। तो गांधी जी के कारण बहुत सारा इतना बड़ा समूह नियंत्रित रहा, गांधी जी के नहीं होने के बाद में सब खत्म हो गया। तो वो बीच में वो सेंट्रल चीज चाहिए, या तो किसी व्यक्ति के प्रभाव से कोई चीजें नियंत्रित दिखती रहती हैं, या फिर हर आदमी में स्वयं में वो चीज प्रभावी हो जाए, उसका सेंट्रल कन्विक्शन एक्शन में आ जाए, तब चीजें नियंत्रित रह सकती हैं। वो जो अपना निकल आया तो फिर उसकी निरंतरता है। हाँ जी प्लीज। आदमी को निर्णय लेने के पहले समझदारी आवश्यक है जी। और समझदारी का खुद में निर्माण करने के लिए प्रकृति का अवलोकन और प्रकृति का निरीक्षण आवश्यक है। उसका अध्ययन आवश्यक। डू यू एक्सपेक्ट एट द एज ऑफ 12 दिस इज द कैपेसिटी इनबिल्ट इन किड्स? देखते हैं इन 7 दिनों में, हो सकता है ये आंसर आप ही के अंदर से आ जाए, है ना। अभी मैं इस आंसर के बारे में नहीं कुछ कहूंगा, एक बार अपन सारा देख लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ जी, बढ़िया है ना। थोड़ा खुश तो होके दिखाया करो। हाँ। छोड़ के और किसी ने आपको बढ़िया कहा क्या? ये क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस खुश नहीं रहोगे। जब तक कंटिन्यूटी वाला नहीं मिले तब तक तो बीच बीच वाला भी। एक बात ये समझ चुके हैं कि रूप के अंदर की दुनिया अलग है, रूप के बाहर की दुनिया अलग। नहीं, पर हम तो, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। देखिए, 2 दिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल एक मीडियोकर आदमी, है ना। मैं कभी टॉपर नहीं रहा, मैं कभी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा, और बाकी किसी दृष्टि से भी कोई बहुत अबव एवरेज नहीं रहा, है ना, बिल्कुल सामान्य। जिस क्षण आदमी में जीने का उत्साह पैदा होता है ना, तो मेरे को लगता है कि आदमी के भीतर, सबके भीतर वो पोटेंशियल तो समान रूप से उपलब्ध है। बस वो मोमेंट कौन सा होगा जिस क्षण हमारे भीतर वो जीने की तमन्ना पैदा हो जाएगी। अभी हम जी नहीं रहे हैं, किसी के फॉलोअर हैं। ये फॉलोअर कभी भी कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि किसी को फॉलो ही कर रहा है। हर आदमी किसी दूसरे के जैसा हो नहीं सकता है। हर आदमी जब भी डेवलप होगा अपने आप में मौलिक होगा। हम अपनी उस मौलिकता को छू पाएं, ये एजुकेशन हमारी उस मौलिकता को छू सके और हमको वो आईना दे सके
कि मैं अपनी पूर्णता के लिए प्रयासरत हो जाऊं, तो मेरे को ऐसा लगता है ये अंदर और बाहर में बहुत दम नहीं है। मैंने खूब देख लिया, है ना? हाँ जी प्लीज। सी बच्चा, हाँ जी, चिल्ड्रन चिल्ड्रन, they try to imitate their parent, right? they try to intake the behavior of their parents. Correct. Yes. So according to you, you are expecting some kind of a creativity right from the childhood. I mean, right from the birth. Before the birth, अभी और उसके बाद, whatever. But am I telling my children to mimic me? No. So, but how is it happening to him or to her? चलते हैं। मेरे को लगता है कि जैसे जैसे चलेंगे सब आंसर मिलेंगे। हाँ जी, तो एक बात हमने किया, हमने अभी तक केवल भौतिक आवश्यकता की बात की, लेकिन अब तो हमको पता चला कि मानव की 2 प्रकार की जरूरतें हैं। तो अब हम दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि भाई मानव की मूल्यात्मक आवश्यकताएं, मूल्यात्मक मीन्स विश्वास, है ना, स्नेह, द रियल आइडेंटिटी, है ना, शरीर की, जैसे कितना कॉन्ट्राडिक्ट, देखिए कितना बढ़िया है। चलिए बताइए मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, कितना अपन एकदम टाइप्ड है ना। अब ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है कि कुछ और है? शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। शरीर की मूलभूत आवश्यकता को हम मानव की मूलभूत आवश्यकता कह रहे हैं, तो मेरी सारी जिंदगी कहां लगने वाली है? शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगने वाली है, लगी रही है ना। तो मैं मानव को नहीं पहचान सका, तो मानव की मूलभूत आवश्यकता को नहीं पहचान सका। अब क्या कहें मानव की मूलभूत आवश्यकता? सुविधा और सुख। हमको सुविधा भी चाहिए, सुख भी चाहिए, सुख की कंटिन्यूटी चाहिए, सुविधा आवश्यकता अनुसार चाहिए, है ना। सुविधा के लिए हमारी कोई चर्चा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, है ना। केवल हम मान के चल रहे हैं सुविधा होने से सुख हो जाएगा, पैसा होने से सब ठीक हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाता है? सब बर्बाद हो जाता है बिना समझ के। मानव की मूल्यात्मक आवश्यकता, मानव की मूल्यात्मक आवश्यकता असीम है, निरंतर है। और हमको यह भी पता चला कि समाधान बराबर सुख। और खुशी की बात है कि समाधान पे किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। समाधान सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है और हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। असीम चीज को पाने के लिए असीम क्षमता, सीमित चीज को पाने के लिए सीमित क्षमता। शरीर की क्षमता असीम है कि सीमित है? सीमित है। शरीर की क्षमता असीम नहीं है ना। इसलिए हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। कैसा रहेगा? बढ़िया। हाँ जी प्लीज। मुझे एक बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मानव के शरीर की क्षमता सीमित है। मानव खुद सोच सकता है, वो जब तक सोचेगा, जब तक वो है तब तक वो सोचेगा। ज्यादा से ज्यादा विचार का इवोल्यूशन उसका हो जाएगा। जब तक वो है तो आप मानव की समझने की क्षमता असीमित कैसे बोल रहे हैं? उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक। हाँ जी, तो मानव में समझ, अभी थोड़ी देर बाद हम वहां पहुंच रहे हैं,
इस पॉइंट। अभी देखिए थोड़ा सा, ये जितनी बात अभी हम कर रहे हैं, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये शरीर के अलावा और क्या चीज है, इसका स्वरूप क्या है, इसका डिजाइन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके सारे बिहेवियर्स कैसे हैं, इसके सारे एक्शंस कैसे हैं, उसमें हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, है ना। तो आप कहें तो मैं यहां ना लेके अगले स्टेप में जब ये आएगा तब लूंगा, है ना। चलिए, एक बात पूरी हो गई। तो ये इसको पढ़ने से कहां पहुंचते हैं, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है दम निकल गया। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बच्चों में देखता हूं, कॉलेज के युवाओं में, क्योंकि वो अपने जॉब को लेके, करियर को लेके काफी आशंकित रहते हैं, है ना। और जब इतनी बात सामने आती है तो काफी एक उत्साह से भर जाते हैं, काफी एक विश्वास से भर जाते हैं, हाँ चीजों को हैंडल किया जा सकता है। मनोविज्ञान, है ना, मनोविज्ञान। अभी तक की चर्चा में यह तो स्पष्ट हो गया कि मानव का समस्त क्रियाकलाप सुख के लिए समर्पित है, ठीक हो गया। यदि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो सुखी होने का मूल कहां जाएगा? काम ही मेरे लिए सुख है, यहां जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सुखी होने का आधार इतना ही बनता है, या सामान बराबर सम्मान। और यदि अब मुझको समझ में आता है कि मैं मानव हूं, मानव का सुखी होने का आधार सीधा सीधा हमको समझ में आता है कि समाधान बराबर सुख, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, है ना। व्यवस्था के बिना आदमी सुखी हो नहीं सकता है। तो ये शिफ्ट हो गया, शरीर से शिफ्ट हो गया समाधान पे। अगर लॉजिक अप्लाई करें सर जी यहाँ, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि काम बराबर समाधान, सुख बराबर सुख रखा तो भ्रमवश काम बराबर समाधान, जागृति में समाधान बराबर सुख। मतलब मैं और बॉडी यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट इस प्रकार हो सकती है, होगा ही, होगी ही। उधर ही जाना है, अच्छा, होना ही है। समाजशास्त्र की बात करें तो क्या चर्चा किया? जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, लालू जी की रहेगी। फिर अब ये समझ में आता है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। क्या कहा? उपयोगिता, पूरकता, है ना, परस्पर पूरकता, सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व पूर्वक जीना ही विकास है। सह अस्तित्व पूर्वक इसलिए कहा, तो यहां पे क्या आया? यहां पे क्या आया? लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, आदमी का समझदार होना, समझदार होके आदमी का खुश होना, खुश होके संपूर्ण प्रकृति को और बेहतर बनाने के लिए काम करना, और बेहतर प्रकृति का मानव की समस्त आवश्यकताओं को और बढ़िया तरीके से पूरा करना, है ना, और पूरी चेन बढ़िया, आने वाली पीढ़ी को अब से बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध हों, ये हमारे होने का प्रमाण है। खुशबू है तो फैलेगी। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, ये साइक्लिक पीरियोडिक आवर्तनशील के मीनिंग को देते नहीं है, क्योंकि उसमें मानव कंसिडरेशन में नहीं है। यहां मानव भी कंसिडरेशन में है। ये चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता,
अब मीनिंग आप लगा लीजिए, कोई ऐसा मीनिंग होगा, कोई ऐसा वर्ड होगा। एक शब्द होलिस्टिक कह सकते हैं, है ना। आवर्तनशील ही देख, AVER, आवर्तनशील। रोमन लेटर्स में लिखिए और एक्सप्लेन करिए, यही तरीका बनता है, एग्जैक्ट मीनिंग आता नहीं। इस दर्शन में ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिनका इक्विवेलेंट मीनिंग इंग्लिश वर्ड्स में नहीं है। तो हमने कहा कि आवर्तनशील को AVERTH आवर्तनशील लिखा जाए और एक्सप्लेन। आवर्तन का मतलब है कि ये 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में जो परस्पर पूरकता है, जो कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है, तो वो बाकी के लिए कंट्रीब्यूट करती है और वो और एनरिच होता है, ये एनरिच होके वापस कंट्रीब्यूट करता है। तो आदमी का समझदार होना, समझदार होके मानव के साथ और प्रकृति के साथ अपने संबंध को पहचान पाना, संबंध को पहचान के उसको एनरिच करना, उस एनरिचमेंट का वापस उसको कई गुना वापस मिलना, ठीक है। बस कुल मिला के मीनिंग क्लियर हो जाए, फिर वर्ड्स को हम सेट कर लें। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा, जैसे पदार्थ और प्राणावस्था के बीच में अगर म्यूचुअल हार्मोनी की बात करें तो एक पेड़ है, मान लीजिए पत्ता पेड़ से भोजन ग्रहण करता है, हरा भरा रहता है, एक दिन गिर जाता है जमीन में और जमीन में वो खाद में बदल जाता है, यानी वापस मैटर में बदल जाता है, पदार्थ में, और खाद के रूप में फिर उसको पौधे के काम आता है। तो इस तरह से पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था एक दूसरे के कहते हैं। ठीक नहीं बोलने दिया जाए और उसके बाद आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ना नहीं बोल रहा हूँ, आप सही है, आप खींच के बोल रहे हैं, वही बात एक लाइन में खत्म हो गई थी ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के बात बन रही है। तो अब हमको ये समझ में आया कि सह अस्तित्व है ना, इसलिए इसकी जगह में कहा कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। है ना, संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसकी संचेतना शब्द को, संचेतना मीन्स ज्ञान, समझ के आधार पर जीना, और भोगोन्मादी समाजशास्त्र के स्थान पर भोगोन्मादी कंज्यूमरिज्म सोसाइटी के स्थान पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र। व्यवहार आधारित समाज चाहिए, या आदमी केवल सामान बेचने के लिए एक क्या है, एक भीड़ है जो हमारे लिए मार्केट है। आदमी हमारे लिए, सोसाइटी हमारे लिए मार्केट है, या हमारे लिए आदमी आदमी है। अभी हम अपने बच्चों को कॉमोडिटी के रूप में तैयार कर रहे हैं कि वो किसी इंडस्ट्री में एक टूल बन सकें, और हम उस इंडस्ट्री के लिए बाजार हैं। हमारे बच्चे इंडस्ट्री के लिए टूल हैं, हम इंडस्ट्री के लिए बाजार हैं। इसे क्या हो गया, मानव का अवमूल्यन हो गया। सब कुछ मानव के लिए है ना। हेलीकॉप्टर किसके लिए, मानव के लिए। गाड़ी किसके लिए, मानव के लिए। हेलीकॉप्टर खराब होगा उसके लिए दुकान, कंप्यूटर खराब होगा उसके लिए दुकान, आदमी खराब होगा तो पागलखाना। ये आदमी स्वस्थ रहे है ना, साइकेट्रिस्ट है, वो भी एक दुकान है ना। लेकिन वास्तव में आदमी के सम्मान के लायक चीजें नहीं हमने सोची है। हाँ, उनके प्रति आस्था टूटी है।
हाँ जी प्लीज, ये थोड़ा सा मेरे को फिर याद दिलाना पड़ेगा कि आपके पास माइक है। What we are considering here as a, because our economy is typical economy. माइक Because we are having a basic problem that we are in multiple. Where मल्टीपल इन द सेंस we are too many. पॉपुलेशन। Population. Certain economies, particularly the economies which are in the transition stage of fourth and fifth, तो मैच्योर हुए इकोनॉमीज है, उसमें मैन ओरिएंटेड थिंकिंग किया जाता है। मैन इज कंसिडर एज द अटमोस्ट असेट। सो एवरी मैन, टू मेक हिम एन एज असेट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड और परहैप्स इवन प्रीनेटल पीरियड, द कंसिडरेशंस आर देयर। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट वे कंसिडरिंग आवर एरिया, but that is not perhaps the universal. We have to perhaps pace forward towards that type of approach. It will take its own time. ठीक है, मुझको ऐसा लगता है कि अभी जिन इकोनॉमीज की हम बात करते हैं, जहां ह्यूमन मैटर्ड हम कह रहे हैं, उसमें भी ह्यूमन की सुविधा मैटर्ड है ना। सुविधाओं को बहुत बढ़िया सुनिश्चित कर लिया, लेकिन वाकई में अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वो चीजें और क्लियर हो पाएंगी, फिर आप हो सकता है ज्यादा बेहतर। मुझको ऐसा लगता है मेरे अपने लिए क्या बेनिफिट है इस शिविर के साथ, कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार को काफी बारीकी से आपने समझने की कोशिश की है। शायद मैंने उतना बारीकी से समझने की कोशिश या मेरे को उस तरह का एक्सपोजर कहीं कहीं किन्हीं चीजों में नहीं होगा, तो वो जो कंपैरेटिव स्टडी आपसे आएगी वो हमारे लिए भी एक बेनिफिट होगा। तो एक बार टोटलिटी में सारी बात आती जाएगी और फिर फाइनली हो सकता है हम 6th डे है ना ज्यादा समग्रता से कमेंट कर सकेंगे, है ना। अभी भी आप सबके कमेंट स्वागतीय हैं। हाँ जी, ये बढ़िया हो गया। तो इस तरह से 3 भूतों की जगह 3 देवताओं की स्थापना। है हाँ, इसीलिए तो 3 भूतों के स्थान पर 3 देवताओं की स्थापना करने से मानव में देवत्व का उदय हो, मानव अपनी गरिमा के साथ जिए, है ना, मानव अपनी एक रियल पहचान के साथ जिए, अपनी एक रियल आइडेंटिटी के साथ में जिए, जिसका कि वो हकदार है ही, जिसके लिए वो इस धरती पे है ही। नमस्कार। हाँ जी, चलें? चलिए सुख की ओर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ना, कितना आपका ध्यान इस तरफ कितनी गहराई से गया कि नहीं गया। तो जितने भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी हम संस्थाएं चला रहे हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजों को ठीक करने के लिए, उससे कितना कुछ ठीक होगा बहुत मुश्किल है कहना। अंततः यदि कोई ठोस स्थायी परमानेंट मामला आएगा तो वो एजुकेशन के ठीक होने से ही आएगा, है ना। एक बार अपने आप को शरीर मान के और शरीर से सुख तो आदमी छोड़ नहीं सकता। जैसे बहुत लोग बोलते हैं भी आदमी को पता है कि सिगरेट ठीक नहीं है, आदमी को पता है कि सबको सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, पर फिर भी आदमी नहीं छोड़ सकता है। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची इसका मतलब। तो उसको पता है कि शराब ठीक नहीं है, सिगरेट ठीक नहीं है, आपस में लड़ना ठीक नहीं है ना, लेकिन सुख तो चाहिए। जब सुख का दबाव आता है ये सारे उपदेश टूट जाते हैं। जब तक हमारे पास सुखपूर्वक जीने का विकल्प नहीं होगा, है ना, तब तक ये सब कुछ होना हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है। तो उपदेशों से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। मेरी भूख है और निरंतर की भूख है, उसको सप्लाई किया जाए, वो मेरे को मिलेगा तो मैं अपने आप छोटी चीज़ों से मुक्त हो जाता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिसमें कि संसार की एक व्यक्ति से लेके पूरे संसार की सारी समस्याओं का कुल कारण इतना ही है। एक काफी है।
इसको आप हर प्रॉब्लम के रूट कॉज के रूप में एनालाइज करके देखिए, ऐसे ही कुछ निकलता है कि नहीं। तो समाधान से समाधान या विरोध से समाधान, किन्हीं स्थितियों में समाज का समस्याओं के लिए ध्यानाकर्षण करने के लिए कोई विरोध नाम की चीज हो सकती है, क्योंकि अभी समाज समस्याओं के लिए ही अवेयर नहीं है। तो उस ढंग से कोई चीज हम कर सकते हैं, लेकिन विरोध से कोई समाधान निकल आएगा ऐसा घर में नहीं होता, बाहर कहां से होगा। बच्चा एक गलती किया, एक झापड़ काट में मारे, वो गलती क्यों किया था? और बड़े ज्यादा गलती करते हैं कि बच्चे ज्यादा करते हैं? बड़े ज्यादा बड़ी गलतियां कर रहे हैं, है ना, रोज करते हैं। और चूंकि हमारा शरीर बड़ा है, इसलिए समाज में दो प्रकार के बच्चे, छोटे शरीर वाले बच्चे, बड़े शरीर वाले बच्चे। बड़े शरीर वाले बच्चे छोटे शरीर वाले बच्चों को दबाते हैं। जिस दिन छोटे बच्चों का शरीर बड़ा हो जाता है, वो भी आंख दिखाने लगते हैं, अब नहीं चलेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे एक मजाक की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये सब देखने को। चलिए, इतनी चर्चा के बाद मानव की डेफिनेशन, मानव का डेफिनेशन। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। डेफिनेशन को पढ़ने से कितने लोग को समझ में आता है? माइक, पहले वाक्य में शब्दों की मारामारी समझते हैं, दूसरे में तो सब खाली रिक्त 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 ही रिक्त। चलिए, और क्योंकि बुक्स में ऐसे ही कुछ लिखा मिलेगा, इसलिए तो हम अनपढ़ रहे हैं ना। आशावादी और प्रमाणित वाला, प्रमाणित करने वाला, सॉरी, थैंक यू। मन की स्वस्थता को इच्छित, मन की स्वस्थता के लिए इच्छित, और वो इच्छा के अनुसार अपने को कितनी स्वस्थता उसने पाई, उसका प्रमाण वो खुद अपने आप को जांच के माने। तो एक सूत्र तो ये अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है ना। अवस्था के अनुसार उसका डिजाइन अलग है। तो मानव में प्रमाणित होने का अर्थ अलग है, एक पत्थर में प्रमाणित होने का अर्थ अलग है, पेड़ पौधे का प्रमाणित होने का अर्थ अलग है। अर्थ अलग है माने अर्थ माने उसकी जो भूमिका है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, मनाकार की बात करें। मनाकार का मतलब है मन में बनने वाला आकार, मीन्स फिजिकल चीजें। एक अंग्रेजी शब्द दीजिए ना मनाकार का सर। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, अंग्रेजी शब्द आप ढूंढिए। अच्छा, थोड़ा हम जल्दी समझ जाएंगे। कोशिश वो जो हम अनवांटेड क्वेश्चंस आपको पूछते हैं वो कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अपने इमेजिनेशन में जो फिजिकल चीजों के आकार बनते हैं उसको बोल रहे हैं मनाकार, है ना। क्या चीज का आकार बनता है? 700 करोड़ आदमी के मन में क्या आकार बनेगा, इसको पिन पॉइंटेडली कहा जा सकता है ना। उसको देखिए जांच के, ऐसा ही है क्या? या तो वो आहार के बारे में कोई आकार है, खाने को लेके कोई इमेजिनेशन है,
या वो आवास को लेके कोई इमेजिनेशन है, या वो अलंकार को लेके कोई इमेजिनेशन है। दूरगमन, दूरदर्शन और दूर श्रवण। आहार आवास का मतलब है शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को गति प्रदान करने के लिए। कुल मिलाके साधन का इतना फैलाव है। अलंकार का मतलब आहार आवास के अलावा जो भी कुछ सामग्री शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो सभी अलंकार है। अलंकार का मतलब ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी भी उसमें शामिल। यदि ज्वेलरी की उपयोगिता शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में, शरीर के तापमान को ठीक बनाए रखने के अर्थ में, स्वस्थ रखने के अर्थ में है ना, उसके अलावा जितनी भी है वो सामान से सम्मान है। तो अभी ज्वेलरी को हम सामान से सम्मान के ढंग से यूज कर रहे हैं या शरीर के स्वास्थ्य के ढंग से यूज करते हैं? सामान से सम्मान। तो ये सारी चीजें अब हमको एक क्लैरिटी, एक प्लेसमेंट क्लियर होता है कि कौन चीज का प्लेसमेंट कहां पे है। ठीक, हाँ जी, आगे चलें। इसके बाद जितना साधन है वो शरीर को गति प्रदान करने के लिए, पैदल भी चल सकते हैं, तो आदमी के शरीर का एक्सटेंशन ही सारे साधन है। जैसे एक बार चर्चा में आया कि किसी गांव के आदमी को, कोई बात, एक लेमैन को हमको समझाना है कि साइंस क्या है या साइंस का उसकी जिंदगी से क्या रिलेशन है। क्या बताएं? साइंस का एक आम आदमी की जिंदगी से क्या रिलेशन है, एक लेमैन को समझाना हो तो वो क्या, उसको क्या बताया जाए? तो नटशेल में कहा जाए, साइंस का मतलब है, साइंस का जो नेट आउटपुट आदमी के पास आता है, गति को बढ़ा देना। कपड़ा हाथ से धोते थे, मशीन ने धो दिया। पैदल चलते थे, रॉकेट से, गाड़ी से चलना शुरू किए। मेरी आवाज यहां तक जाती है, दिल्ली तक पहुंचा दिया। तो अपनी आवाज की गति को बढ़ा दिया, सुनने की गति को बढ़ा दिया, देखने की गति को बढ़ा दिया, चलने की गति को बढ़ा दिया, हाथ के काम करने की गति को बढ़ा दिया। कुल मिला के आदमी के ही शरीर की गति को बढ़ा दिया। गति को बढ़ाना माने साइंस या टेक्नोलॉजी। तो दूरगमन, ट्रांसपोर्टेशन, दूरदर्शन और दूर श्रवण, मोबाइल, टेलीफोन, कुल मिला के शरीर की गति को बढ़ाना है ना। इसको कहा सामान्य आकांक्षा। इसको कहा महत्वाकांक्षा। क्यों?
सामान्य आकांक्षा अगर पूरी हो भी तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो वी हैव टू एडजस्ट विथ। सामान्य आकांक्षा मतलब जो सभी के लिए अलंकार, जरूरी है। जब तक अलंकार आहार, सिंपल आहार हम ले सकते हैं, पर अगर हमको उससे बढ़िया कुछ लेना है और नहीं बढ़िया मिलता बढ़िया है, कुछ नहीं होता। शरीर के देन स्वस्थ आहार रहने- इज आहार। शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में सब बढ़िया है। अलंकार, अलंकार भी शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में डिफाइंड है। तो ये जो गरीब लोग हैं जिसके पास कपड़े और झूपड़ी के सिवा अलंकार की तो उसमें बात ही नहीं आती है। है ना? शरीर के स्वस्थ रखने के अर्थ में देखिए, ब्यूटी पे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और, है ना, ब्यूटी पे बात करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। तो एक बात ये आती है कि भी आखिर महत्वाकांक्षा इसको क्यों बोला? गति क्यों पाना है? अब ये बहुत एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। शरीर का गति क्यों बढ़ाना है? वाइडन द स्कोप टुवर्ड्स towards my contact with people, towards my understanding of the things, towards my ultimately ambition. towards order in the existence. Fine, even है ना? that something was not available in the near वही, place, because every place cannot be self-sufficient, so therefore I have to go. वही तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, यहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट में उठा रहा हूँ कि सारा रिसर्च का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, अपने शरीर की गति को बढ़ाने का सारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, है ना, और उसमें नेचुरल रिसोर्स का यूज किस तरह से होगा। तो शरीर सारा गति हमको इस अर्थ में बढ़ाना है कि हम अधिकतम मिनिमम एफर्ट में, भाई अभी हम 8 घंटे 10 घंटे केवल रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, है ना, क्या ये ठीक है? कहीं ना कहीं 4-6 घंटे में हमारा ब्रेड एंड बटर सुनिश्चित हो जाए और बाकी 4-6 घंटा हमको अदर जो हम कह रहे हैं कि व्यवस्था में भागीदारी हम अपनी खुशी के लिए कर सकें, तो केवल 12 घंटा मेरा ब्रेड एंड बटर के लिए ही लगता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक तरफा हो गया है, केवल सुविधा के लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ नहीं। तो एक बैलेंस हमको जिंदगी में चाहिए कि मुझको सुविधा भी चाहिए, सुख भी चाहिए। तो सुविधा के लिए मेरे क्या प्रयास हैं, सुखी होने के लिए मेरे क्या प्रयास हैं, उसके लिए कितना स्पेस है। तो धरती पे सभी परिवारों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए गति को बढ़ाने की आवश्यकता, ये रेफरेंस क्लियर होता है ना, ये रेफरेंस क्लियर होता है। तो अब ये समझ में आता है कि कार में बैठना सम्मान नहीं है। एक मिनट इसको पूरा कर दो। तो अपने महत्व को प्रमाणित, मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मानव का महत्व क्या है? उसकी उपयोगिता। मानव की उपयोगिता क्या है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए और दूसरों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोगी होने के अर्थ में शरीर की गति को बढ़ाने की यदि आवश्यकता है, उस अर्थ में ये साधन है। तो मानव के अपने महत्व को जानने की आकांक्षा, मानव के अपने महत्व को, अब नरसिम्हा जी गए फ्लाइट से, अगले दिन वापस आ गए, तो समय का एक बेहतर सदुपयोग, ये भी हो सकता था कि ट्रेन से जाते पूरा ही शिविर चला जाता। तो हम अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर सकें, इस अर्थ में हमको अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता लगती है ना। तो साधन का सदुपयोग है ना। तो इस तरह से ये दो बातें हम कर रहे हैं। आहार माने धरती का सारा साधन या तो शरीर को बनाए रखने के लिए या शरीर को गति प्रदान करने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा साधन की कोई प्लेसमेंट नहीं है। बढ़िया। ये करने से ऑटोमेटिकली ये जो पदार्थ अवस्था और मानव अवस्था का चक्र है, वो इंसान मानव जाने अनजाने में भी इनके साथ सेट हो जाता है। Even to achieve some of these objectives that we are talking of coexistence with the Padartha Avastha, Jiva Avastha, etc., you require some of these resources.
Some of these resources that Doorgaman, Doordarshan. of course, all of these resources. बिना देखिए, यदि हम अब बात कर रहे हैं, अब आप जो बात कहे कि हर मानव स्वयं में व्यवस्था हो, हर परिवार स्वयं में समाधान समृद्धि से जिए और ये पूरी धरती पे इसका फैलाव हो, ये सारी व्यवस्था बिना कंप्यूटर और बिना नेटवर्किंग के होने वाला ही नहीं है ना। कंप्यूटर और नेटवर्किंग को यूज करके जो एक ट्रांसपेरेंसी हम ऑफर कर सकते हैं और जो फिजिकल डिस्टेंसेस को खत्म कर सकते हैं, इसके बिना ये संभव भी नहीं है। तो इसलिए अब आपने यहां बात छेड़ दिया तो ये कमेंट किया जा सकता है, धरती पे कम्युनिकेशन का उपलब्ध होना, धरती पे कंप्यूटर एंड इस टेक्नोलॉजी का और जो आगे हम सोच रहे हैं, धरती पे इसका होना मानव के व्यवस्था में जीने के अर्थ में है। अब इस टेक्नोलॉजी को हम मानव के व्यवस्था के जीने के अर्थ में यूज कर लें तो ह्यूमन सॉफ्टवेयर की जरूरत है ना, ह्यूमन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आदमी समझदार होगा तो इन साधनों का सदुपयोग कर पाएगा और बहुत आसानी से चीजें हैंडल हो सकती हैं। एक पार्ट में बात हुई है अभी, मन स्वस्थता का आशावादी। मन स्वस्थता का आशावादी माने ये क्या हो गया? सुविधा। सुख की आशा में आदमी जीता है, हर मानव सुख की आशा में जीता है और आशा में ही लटका रहेगा कि सिद्ध भी करना है, जीना भी चाहता है, आशा में ही लटका नहीं रहना चाहता है। 40 साल तक पूरा नहीं होता है तो उसके बाद आशा घटने लगती है ना? तो केवल आशा ही नहीं करता है, उसको प्रमाणित भी करना चाहता है, उसको अपनी जिंदगी में घटना में घटते हुए भी देखना चाहता है। इसलिए प्रमाणित करने का पोटेंशियल उसके पास है ना। तो सुखी होने का तरीका क्या हो गया? न्याय, धर्म, सत्य, मनस्वस्थता शब्द जो है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। सुख मन का स्वस्थ होना माने सुखी होना। अच्छा, मन स्वस्थता लिखा, उसका मतलब मन का स्वास्थ्य, मन का स्वस्थ, राइट। स्वस्थ होना माने सुखी होना, मन का स्वास्थ्य, हेल्दी माइंड। कैसे होगा? सुविधा से नहीं होगा, सुविधा से सुख नहीं। ठीक, क्या चीज से सुख होगा? हाँ, सुख क्या चीज से होगा? मानव के साथ उभय तृप्ति पूर्वक जीना। मानव का मम्मी का बच्चों के साथ प्यार से रहना, है ना, कि पिटाई करना? क्या ठीक है? प्यार से रहना। हाँ जी, मानव का मानव के साथ उभय तृप्ति पूर्वक जीना, इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, है ना, इससे कम में चलने वाला नहीं है। धर्म, मानव और प्रकृति के साथ, मानव और जड़ प्रकृति के साथ माने हमने कहा कि व्यवस्था में जीना। ये जो मानवकृत व्यवस्थाएं हैं, हाँ। मानव का मानव के साथ उभय तृप्ति, आमने सामने,
वो ज्यादातर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल यस करेक्ट म्यूचुअल, सामने हाँ। मैं म्यूचुअल की बात करने जा रही हूँ। इसमें ये पॉइंट जरूर, ये अच्छी बात है क्योंकि घर में ज्यादातर हम कर सकते हैं हाँ। पर समाज में करने के लिए हमको ज्यादा प्रयत्न ठीक है, पहले घर में सफल हो जाए। हाँ। और घर का मतलब ब्लड रिलेशन ही नहीं है। ज्यादा जीना तो हमारा अपने कॉलेज में हो रहा है, सुबह उठे नाश्ता किए चले आए, शाम तो ज्यादा हमारे आवर्स तो जिन लोग के साथ में गुजर रहे हैं और एक निश्चित अपेक्षा के साथ गुजर रहे हैं, इनके साथ हमारा उभय तृप्ति पूर्वक होना, तो हो सकता है हम क्या एक आदमी यदि जनरल हम देखें मैक्सिमम 20 आदमी के साथ में जी रहा है, मैक्सिमम, लगभग कम ज्यादा, तो 20 में से हो सकता है भी चलो 2 ऐसे होंगे जिनके साथ अभी जीना बहुत आसान नहीं है, लेकिन 10 तो ऐसे होंगे जिनके साथ जीने का, तो हमेशा दूसरे ही गलत हैं और हम सही होते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक छोटा सा मैनेजमेंट का कोई जोक सुनाते हैं, बोले एक मैनेजर की पोस्टिंग किसी शहर में हुई, उसको एक असिस्टेंट दिया गया, उसने 2 महीने बाद लिखा ये ठीक नहीं है, इसकी बदली करो। मैनेजमेंट ने दूसरा असिस्टेंट दे दिया, उसने 2 महीने बाद फिर लिखा ये भी ठीक नहीं है, इसकी बदली करो। तीसरा दे दिया, उसने 2 महीने बाद फिर लिखा ये भी ठीक नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है मैनेजर को चेंज करो, ये मैनेजर को बदलो। सारे लोग गलत है, तुम ही ठीक हो ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई एक ऐसा हो सकता है ना। इस तरह जब हम 20 लोगों के साथ में जीते हैं, उनमें से कोई 1-2 अभी हमसे उभय तृप्ति की जगह में की ओर नहीं चल पा रहा है, लेकिन बाकी 10 तो चलेंगे, तो हमको प्रमाण मिलता है। सेशन में जब आपने बताया कि हमारी गलतियां नहीं करना, या तो बिल्कुल कम करके दूसरों की गलती अगर ज्यादा भी हो तो उसको भी स्वीकार करके उसके साथ मिलजुल के। हाँ, पहली बात तो ये कि मैं समझदार हूं कि नहीं, उसका क्रॉस चेक है कि इन विपरीत परिस्थितियों में मैं कैसा रह पाता हूं। अब आपके क्वेश्चन पूछने से यदि मैं परेशान होने लगूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। आपको जब तक ये आश्वस्ति ना हो जाए कि कुछ भी पूछा जा सकता है ना, इसमें कोई झंझट नहीं। एक यदि हम एक, हालांकि टीचर उसका रिलेशन नहीं है, हम मित्र के रूप में ही हैं, लेकिन मित्र के रूप में जब तक हमारी ये आश्वस्ति ना हो कि हाँ कुछ भी बात किया जा सकता है। अभी तो पति पत्नी के बीच में भी हमको मूड देख के बात करना पड़ता है कि अभी कहा जाए कि नहीं कहा जाए। क्या बात है टीचर का भी आईना देखना पड़ेगा। ये वाकई में एक सोचने की बात है कि एक छत के नीचे सालों साल रहते हुए भी हम इतना आश्वस्त नहीं हो पाए हैं, कर पाए हैं कि एक दूसरे से दोस्त की तरह से जी सके, है ना। तो हम एक छत के नीचे रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं, और क्योंकि इससे कोई सेफ जगह और नहीं है और कोई चारा भी नहीं। अच्छा